हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स का क्लास 9 का एक चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में आपके इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, क्लास 9 के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि फोर्स होता क्या है। फोर्स तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमको सबको पता है कि किसी भी चीज़ को ऐसे धक्का दे दो या ऐसे दे दो, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो फोर्स इज़ एन इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। आपको हर जगह अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगा, बट मैंने कोशिश करा है बहुत सिंप्लीफाइड वे में सिंप्लीफाई करके चीज़ों को लिखने की अपने नोट्स में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जिससे जो कि यू कैन से मदद कर सकता है। आप समझने के लिए ये दिमाग में बैठा सकते हो कि मदद करता है किसी भी स्टेशनरी बॉडी को। मतलब कि मान लो कि ये अभी रुकी हुई है, ये कॉपी, और ये फोर्स लगाया तो ये आगे बढ़ी, यानी कि ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो कि स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाने के लिए और कोई मूविंग बॉडी को, यानी कि जो पहले से सपोज़ ट्रक चल रही है और ट्रक के सामने से आप फोर्स लगाओ तो हो सकता है रुक जाए। ठीक है, तो ये रोक भी सकती है मूविंग बॉडी को, या फिर स्पीड भी चेंज कर सकती है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। टू टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब कि रिजल्टेंट, मान लो कि इस बॉक्स पर 4 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, एक राइट से लग रहा है, एक लेफ्ट से लग रहा है, एक ऊपर से, एक नीचे से। जो सबका रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस होगा वो 0 होगा, तो उसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, स्टेशनरी बॉडी पर आप जैसे ही बैलेंस्ड फोर्स को एक्ट करोगे तो वो स्टेशनरी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो रेस्ट का रेस्ट ही में रहेगा। और अगर आप मूविंग या यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी पर अगर बैलेंस्ड फोर्स को एक्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो चीज़ है ना यूनिफॉर्म मोशन में ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बट एक चीज़ है जो कि बैलेंस फोर्स का एक पॉइंट है कि ये शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स, जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स आती है तो वो मोशन ला सकती है या फिर किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकती है। अब देखिए, न्यूटन्स ने मोशन के ऊपर कुछ लॉज दिए हैं जो कि हम लोग को 3 पढ़ने हैं। मतलब 3 ही होते हैं एक्चुअली, तो तीन पढ़ने हैं हम लोग को इस चैप्टर में। तो सबसे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसा है कि अगर मान लो कि कोई चीज़ रेस्ट पर है, ठीक है, अगर मान लो कोई चीज़ रेस्ट पर है, ठीक है, ये रेस्ट पर है, अभी ये रेस्ट पर है, तो ये तब तक रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, और अगर कोई बॉडी मान लो मूविंग है, ये मूविंग है, ठीक है, मूव कर रहा है ये अभी, तो ये तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को, आई होप। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक और चीज़ का डिराइवेशन हुआ है, या बोल सकते हैं आया है, कि इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक बॉडी की जिसके की वजह से ना वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में बोल लो या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में बोल लो, वो रेजिस्ट करता है चेंजेस। जैसे कि आप आपने देखा होगा कि मोबाइल एक जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लो आपका मोबाइल है वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि मोबाइल तब तक पड़ा हुआ रहेगा जब तक कि उसको कोई उठाए ना। ठीक है, तो इनर्शिया वही है, एक बॉडी की, किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे की वजह से वो आप रेजिस्ट करता है स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई चेंज। मतलब सिंपल है कि मान लो कि अगर ये कॉपी यहाँ पे रखी हुई है, तो ये इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके की वजह से ये अपनी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करेगा खुद को। ठीक है, यही है इनर्शिया। ठीक है, मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा इनर्शिया रहेगा। आपने खुद देखा होगा, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मास बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर कहीं पे बैठ गए
तो उनका जल्दी उठने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर मास बहुत ज़्यादा है, और मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ठीक है। क्योंकि मास जितना ज़्यादा रहेगा इनर्शिया उतना ज़्यादा रहेगा। और इनर्शिया क्या है, अभी अभी बताया कि रेस्ट के अंदर या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बॉडी रेजिस्ट करती है अपने चेंज को, ठीक है। ये है, ठीक है। फोर्स की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स इज समथिंग दैट चेंजेस दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अगला टॉपिक है मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले समझो कि जो फोर्स होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोर्स बढ़ेगी मास भी बढ़ेगी, मतलब मास बढ़ेगी फोर्स भी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी मास भी बढ़ेगी। मतलब फोर्स अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा लग रहा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मास अगर ज़्यादा है तो उस पर फोर्स और ज़्यादा एक्ट होगी, ठीक है। और फोर्स एक और चीज़ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कि वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होती है स्पीड, आप समझ सकते हो, स्पीड अलोंग अ डायरेक्शन, ये पता है सबको वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो मास के ऊपर जो भी फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ठीक है। और फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी ऑल्सो, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग मोमेंटम एक टर्म है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू mv, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। और इसकी ऐसा यूनिट होती है mv, यानी कि m का kg निकल गया और v का मीटर पर सेकंड निकल गया, तो kg मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। क्रिकेट बॉल बहुत हैवी नहीं है, ये हम सबको पता है, ठीक है। जो टेनिस वाला होता है वो उतना हैवी नहीं होता, बट लेकिन अगर हाई स्पीड से फेंकोगे तो उसके अंदर ज़्यादा मोमेंटम आएगी। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। कार और बस या कोई भी ऐसा व्हीकल जो कि उतना ज़्यादा मतलब वेलोसिटी से तो नहीं चल रहा है, मान लो उतनी स्पीड से नहीं चल रहा है, पर जब आप उसके अंदर से, भाई उसके नीचे से गुजरोगे ना, आपके नीचे से गुजरोगे ना, तो नीचे से गुजरेगी ना वो चीज़, तो फिर बहुत चोट पहुंचाएगी आपको। क्यों? क्योंकि मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। और कार और बस का मास कैसा होता है ये हम सबको पता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, ये जो मोमेंटम है इसकी चेंज होने की कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी फोर्स अप्लाइड के, और उसी डायरेक्शन में टेक प्लेस करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हुई है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग का एक फार्मूला हो सकता है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम टेकन, तो आप बोल सकते हो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ये एक फार्मूला है, आप इसको नोट चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। ये भी है। अब मान लो कि हमने एक बॉडी का मास माना m, इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है u, और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या बताया था अभी, मोमेंटम का फार्मूला mv, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगी mu, ठीक है। और एक और फोर्स एक्ट करती है उस बॉडी के ऊपर, एंड इसका फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी का चेंज कर देती है। क्या कर देती है? v कर देती है। तो जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv होगा, तो mv हो जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वही तो होगा ना भाई, तो mv माइनस me हो जाएगा। और टाइम टेकन तो वो t लिखा जाएगा। और हमें पता है, यहाँ पे पढ़ा हमने, चेंज इन मोमेंटम और टाइम टेकन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, चेंज इन मोमेंटम के होता है एक्चुअली टाइम टेकन के इन्वर्सली। तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा mv माइनस एम यू अपॉन टी। तो इस यहाँ पे हम लोग m कॉमन ले लेंगे, तो m कॉमन लोगे तो v माइनस यू बचेगा अपॉन टी बचेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो आप देखो v माइनस यू अपॉन टी यहाँ पे आ रहा है, तो m a ही ना बचा भाई यहाँ पे, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत फेमस फार्मूला है,
बहुत फेमस है, बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। F इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट डालते हैं क्योंकि ये हमारे जो न्यूटन है, ये इनका सिद्धांत रहा है कि हर फॉर्मूले को डिराइव करने में के ज़रूर डालेंगे, कांस्टेंट ज़रूर डालेंगे। तो अगर इक्वल टू का साइन वो डाल रहे हैं तो के वो ज़रूर डालेंगे, ज़रूर से ज़रूर डालेंगे। तो के एम ए हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू एम ए। ये फार्मूला आपका निकल गया, ठीक है। अब ये वाला जो फार्मूला निकला है, अगर इसका हिसाब से आप ए को निकालोगे तो एक्सेलरेशन को जब निकालोगे तो ए इज़ इक्वल टू एफ, यानी कि फोर्स अपॉन में मास हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास को हाफ करोगे तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगी, मास को डबल करोगे एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 न्यूटन का फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स आप कहीं पे लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या। अगर आपके दोस्त ने बोला कि मैंने अपने दोस्त को 1 न्यूटन के फोर्स से धक्का लगाया, तो क्या भाई आप तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है 1 न्यूटन फोर्स। तो 1 न्यूटन फोर्स यहाँ पे है कि जब एक मास, यानी कि 1 केजी के मास के ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी के ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर 1 केजी मास का बॉडी अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो 1 न्यूटन फोर्स आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्कूल्स ना फॉर्मेटिव टेस्ट में ज़रूर पूछेंगे आपसे 9th क्लास में, और मेरे से खुद पूछा गया है, ये 2-3 टेस्ट में पूछा गया मुझसे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ का स्पेशल केस क्यों, इसलिए स्पेशल केस है क्योंकि जब आप फोर्स को जीरो करते हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी ना भाई, क्योंकि देखो जब यहाँ पे फोर्स को जीरो कर दोगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी, है ना। तो बॉडी जो है या तो रेस्ट पे रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगी। तो ये एक स्पेशल केस इसलिए आपको यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा उस एग्ज़ाम चेकर को कि सही करा है आपने, मतलब चेक करने वाले को, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। कार्स के अंदर सीट बेल्ट का यूज़ क्यों होता है। कार एक्सीडेंट के अंदर एक बहुत ही फास्ट रनिंग कार अचानक से रुकती है, ये सबको पता है, क्योंकि गाड़ी वाला चलाने वाला रुकेगा भाई, क्योंकि एक्सीडेंट से बचना है उसको। तो जो कार का है वो मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा आप मुझे कमेंट में बताइए, मैंने बहुत बार बताया अभी इस वीडियो में। वो रिड्यूस्ड हो रही है जीरो बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना वो बहुत ही जल्दी है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये कम हो गया है, ठीक है। इस वजह से स्टॉपिंग फोर्स उस एक्सीडेंट होने वाले बंदे के ऊपर एक्ट होगी। तो अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा है ये, ठीक है। जो बहुत ही तेज़ चलने वाली कार होती है वो बहुत जल्दी रुक जाती है। कार का बहुत ज़्यादा लार्ज मोमेंटम, मतलब बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है और वो बहुत ही कम टाइम में जीरो आ जाता है, ठीक है। और जो सीट बेल्ट्स रहती हैं पैसेंजर को वो जो टाइम टेकन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को उसको रिड्यूस्ड कराने में मदद करती हैं। जो सीट बेल्ट आप पहनते हो ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या करती हैं, इंक्रीज करा देती हैं, रिड्यूस्ड करा देती हैं। नहीं सॉरी, अरे यार मैं गलत बोल जा रहा हूँ, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है ना सीट बेल्ट के वजह से वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम कर दे रही है, ठीक है। तो बहुत कम स्टॉपिंग फोर्स उनके ऊपर एक्ट होती है
तो इसलिए सीट बेल्ट्स का यूज़ बहुत ज़रूरी है कार्स के अंदर। अब है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो ये बहुत ही सिंपल है। एवरी फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग अपॉन इट। मतलब आप किसी फोर्स के ऊपर एक्शन लगाओगे तो वो फोर्स आपके ऊपर रिएक्शन लगाएगी, ठीक है। यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हम लोग चल कैसे पाते हैं इस धरती पे, क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तो ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि एक्शन फोर्स है, और हमारे फुट के ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि रिएक्शन फोर्स है, तो हम लोग चल पाते हैं, ठीक है। रॉकेट्स भी इसी एक्शन और रिएक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद जब एक आदमी कूदता है, मतलब जब उसका जो बोट रहता है वो किनारे पे पहुंच जाता है, तो वो आदमी बोट पर से कूदता है भाई, सिंपल सी बात है। तो जो कूदता है तो जो बोट है ना वो थोड़ी पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। और जो घोड़ा चलाने वाला होता है, यानी कि कार्ट को जो चलाता है, कार्ट को मूव करने के लिए कार्ट थोड़ा सा आगे की तरफ झुकता है और ग्राउंड को पुश करता है, मतलब अपने से आगे की तरफ ग्राउंड के फेंकता है, ठीक है, एक बोल सकते हैं। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन लगती है, वो जो बैकवर्ड पुश था उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन लगेगा वो हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स से हमेशा ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो जो चलाने वाला है वो मूव कर पाता है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जब भी दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है और नो एक्सटर्नल फोर्स इसमें एक्ट होना चाहिए। ये एक इसका प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, ठीक है। मोमेंटम को ना ही कोई क्रिएट कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।